हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कार्टोग्राफी आईएएस। बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का कार्टोग्राफी आईएएस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम बात करने वाले हैं एक नए सब्जेक्ट की। नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं अपने यूपी पीसीएस 60 डेज क्रैश कोर्स के अंदर। क्लासेस ऑलरेडी गाइस चल रही हैं, तो प्लीज़ क्लासेस रेगुलरली अटेंड कीजिए। और हमारा 11 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, तो जल्दी एग्ज़ाम आएगा और कोई डिले होने के कोई चांसेस नहीं है। तो गाइस आपको तैयारी पूरी रखनी है अपनी। तो आज हम नया सब्जेक्ट एक स्टार्ट करेंगे विच इज़ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये एक सब पार्ट है आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का। इन्वायरमेंट इकोलॉजी ऑलरेडी हमारा क्या है, स्टार्ट हो चुका है, और बायोडाइवर्सिटी उसका तीसरा पार्ट है जो आज मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है गाइस, तो क्या क्या देखेंगे हम इसमें बेसिकली। देखिए, बायोडाइवर्सिटी में सबसे पहले तो हम मेन मैं आपको बताती हूँ, डेफिनेशन देखेंगे। फिर बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फिर उसके पैटर्न देखेंगे। फिर बायोडाइवर्सिटी हाई जो होती है, हाई बायोडाइवर्सिटी के रीजंस क्या क्या हैं, लॉसेस देखेंगे और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन देखेंगे। देखिए, पूरी बायोडाइवर्सिटी का सिलेबस आपका इन 6 टॉपिक्स के बीच में डिवाइडेड है, लेकिन जो ये आपके लास्ट के 2 टॉपिक्स हैं, लॉसेस और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये पूरे सब्जेक्ट का 85% एरिया कवर करते हैं। बाकी बहुत ही छोटा एरिया है आपका पहले का, बहुत ही कम सिलेबस है जो हमें देखना है, लेकिन पूरे सब्जेक्ट का 85 to 90% इनफैक्ट बायोडाइवर्सिटी लॉसेस और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कवर करते हैं, जिसमें सब कुछ आ जाता है हमारा। नेशनल पार्क से कंजर्वेशन में मतलब नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व से लेके ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट आ जाता है। लॉसेस कैसे हैं, जैसे हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन है या ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, सारे लॉसेस इसमें आ जाते हैं। ठीक है, और बाकी चीज़ें हैं ये हम इनफैक्ट पहली ही क्लास में आज कवर कर लेंगे, डेफिनेशन, टाइप्स, पैटर्न और हाई बायोडाइवर्सिटी रीजंस तक। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में हमारे पहले 4 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, बाकी जितनी भी क्लासेस हैं हमारी लॉसेस और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए लगाई जाएंगी। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बात करती हूँ कि बायोडाइवर्सिटी बेसिकली होती क्या है। ठीक है, डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गेनिज्म हैं, अगर एक ही जियोस्पेशियल जोन में एग्जिस्ट करें तो उनके पूरे जो इंटीग्रेशन है, उनका जो पूरा टोटल है, उसको क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, फ्रेम कैसे करेंगे हम इसे, टोटलिटी ऑफ डिफरेंट types of organism confined in an geospatial zone। जियोस्पेशियल जोन आप जानते होंगे, तीनों डायमेंशन हमारी कवर होती हैं इसमें। ठीक है ना, तो क्या कहता है ये, जो एक ही जियोस्पेशियल जोन में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म अगर एक साथ इकट्ठी हो और उसका अगर टोटल किया जाए तो वो क्या हो जाता है, आपका बायोडाइवर्सिटी होता है। बायोडाइवर्सिटी जो आपका टर्म है, एडवर्ड विल्सन ने कॉइन किया था। एडवर्ड विल्सन लेके आए थे बायोडाइवर्सिटी का वर्ड। ये पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है, पोटेंशियल क्वेश्चन है यूपी पीसीएस में आपके। एडवर्ड विल्सन ने बायोडाइवर्सिटी टर्म को लेके आए थे। ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट है ये एडवर्ड विल्सन बेसिकली। ठीक है, तो ये समझ आया आपको कि बायोडाइवर्सिटी है क्या मेन, कि अलग अलग प्रकार की क्या हो जाती है, होती हैं, डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं, फेसेस की बात करते हैं। फेसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, कि क्या फेज है बेसिकली। देखिए, सबसे छोटे इकाई से, सबसे छोटी यूनिट से मैं बिल्कुल लार्जेस्ट उस पे लेके जाऊंगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। देखिए, सबसे छोटी अगर मैं बात कहूँ तो क्या है, न्यूक्लियस है।
न्यूक्लियस से क्या बनता है, सेल ऑर्गेनिज्म बनता है। न्यूक्लियस से भी अगर मैं पहले बात करूँ गाइस, तो न्यूक्लियस भी किससे बनता है, अगर बहुत सारे जीन से मिलाऊँ तो न्यूक्लियस, और बहुत सारे डीएनए से मिलाऊँ तो जीन, ठीक है। तो एक डीएनए, फिर जीन, फिर न्यूक्लियस, फिर सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेल, बहुत सारे सेल के ऑर्गेनिज्म ने मिला के फिर क्या बनाया, एक सेल बनाया। बहुत सारे सेल ने मिला के क्या बनता है गाइस, टिश्यू बनता है। बहुत सारे टिश्यू मिला के क्या बनते हैं, हमारे ऑर्गन बनते हैं। फिर एक ऑर्गन होते हैं, ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑर्गन सिस्टम हो जाएगा आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम को अगर हमने सारे ऑर्गन सिस्टम, मतलब ऑर्गन मतलब आपका एक ऑर्गन, जैसे लिवर, ठीक है। अब ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गन्स को मिला दे तो ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। जैसे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे ऑर्गन सिस्टम बन गया। अब ये सब आपने मिला दिया तो क्या हो गया, एक ह्यूमन बीइंग बन गया। मैं अगर बात करूँ तो ऑर्गेनिज्म एक क्रिएट हो गया, ठीक है। अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, हम जैसे बहुत सारे लोगों को मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगी, एक पॉपुलेशन क्रिएट हो जाएगी, राइट। तो पॉपुलेशन क्रिएट हो गई। अब बहुत सारी पॉपुलेशन, एक प्रकार की पॉपुलेशन थी, ऐसे ही बहुत प्रकार की पॉपुलेशन हो गई तो क्या हो गई, एक कम्युनिटी क्रिएट हो गई, ठीक है, ठीक है। कम्युनिटी की भी बात अगर मैं जाऊं तो क्या बनेगा, बहुत अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटी क्रिएट होगी, तो बायोम्स क्रिएट होंगे, या अगर मैं बोल सकती हूँ तो इकोसिस्टम हमारा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बायोस्फीयर, ठीक है। और इस बायोस्फीयर में, ये फाइनल स्टेज है आपकी, इस बायोस्फीयर में आपका सब कुछ है, मतलब इट कंटेन्स ऑल लिविंग एंटिटी, ठीक है। तो ये हमारा फेजेज हैं किसके, बायोडाइवर्सिटी के, क्या क्या डिफरेंट टाइप के हमारी चीज़ें हो सकती हैं। छोटी यूनिट से हमने बात की, दोबारा देख लेते हैं एक बार कि सबसे छोटी यूनिट डीएनए, ठीक है। डीएनए को हम फर्दर ब्रेक क्या करेंगे, मतलब वो तो फिर आप टेक्निकल टर्म्स में चले जाएंगे, ठीक है। तो डीएनए से क्या बना, हमारा जीन्स, बहुत सारे जीन्स मिलाए तो हमने एक न्यूक्लियस फॉर्म हुआ, और सारे न्यूक्लियस फॉर्म किए तो सेल्स के ऑर्गेनिज्म क्रिएट हुए, ठीक है। छोटे छोटे सेल्स बने, ठीक है। सेल ऑर्गेनिज्म से हमने एक सेल बनाया, फिर उन सेल से क्या बनाए, हमने टिश्यूज़ बनाए। अब बहुत सारे टिश्यू मिले तो एक ऑर्गन बना, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलाए तो ऑर्गन सिस्टम पूरा क्रिएट हो गया। पूरा ऑर्गन सिस्टम आ गया तो एक पूरी एंटिटी क्रिएट हो गई, ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो गया, ठीक है। अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुत सारे, आप ह्यूमन की तरह बात कीजिए, समझ आएगा इजीली। बहुत सारे ह्यूमंस बने तो क्या मिलेगा, पॉपुलेशन, हमने एक सेट पॉपुलेशन क्रिएट कर दी, ठीक है। अब क्या, यही डिफरेंट पॉपुलेशन है, तो अलग अलग समुदाय के लोग हो गए, तो फिर क्या बन गया, एक कम्युनिटी बन गई कि ठीक है, हमारे एक, मतलब एक पॉपुलेशन, बहुत सारी पॉपुलेशन है, ये सेट ऑफ पॉपुलेशन एक कम्युनिटी है, ये सेट ऑफ पॉपुलेशन एक कम्युनिटी है, ठीक है। तो इनसे क्या हो गया, हमारी कम्युनिटी बन गई। और ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटी ने हमने क्या बना दिया, इकोसिस्टम बना दिया। कम्युनिटी यहाँ पे क्या होगा गाइस, जैसे ह्यूमंस की हो जाएगी, फिर अलग है एनिमल्स की, प्लांट कम्युनिटी, सब अलग हो गया, ठीक है। यही बहुत सारी हो गई तो क्या हो गया, आपका इकोसिस्टम का क्रिएशन हो गया। और बायोम या इकोसिस्टम, एक बायोम को एक साथ जो रखेंगे, एक से ज़्यादा बायोम को एक साथ रखेंगे तो आपका क्या बनेगा, बायोस्फीयर बनेगा, ठीक है। और इन्हीं बायोस्फीयर में एक आपकी सारी लिविंग एंटिटी क्या करती हैं, रिजाइड करती हैं, सारी लिविंग एंटिटी आपकी बायोस्फीयर के अंदर होती हैं। तो दीज आर दी फेसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है गाइस, क्लियर है। चलते हैं फिर आगे। डेफिनेशन देख ली हमने फेजेस देख लिए। अब बात करते हैं हम टाइप्स की, ठीक है। टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है गाइस, ठीक है। देखिए, बायोडाइवर्सिटी क्या है, बेसिकली आपके 3 टाइप्स हैं। अगर मैं बात करूं तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी, और आपकी इकोसिस्टम
बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जेनेटिक, स्पीशीज और इकोसिस्टम, एक एक करके देख लेते हैं क्या है। देखिए जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कैसे कब कही जाएगी, जब उसमें चेंज इन डीएनए होगा। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या क्या है, अगर देयर इज अ चेंज इन डीएनए, जिस भी बायोडाइवर्सिटी में डीएनए में चेंजेस होगा तो क्या होगा, एक अलग प्रकार की क्या होगी, स्पीशीज क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, और वो क्या दे देगी हमें, एक अलग तरीके की बायोडाइवर्सिटी दे देगी। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है कि आपकी डाइवर्सिटी मतलब कितने आप अलग हो सकते हैं। ठीक है ना, कितनी टेंडेंसी अलग होने के लिए की। तो जैसे ही डीएनए हमारा चेंज होगा अमंग दी स्पीशीज, it will create genetic biodiversity and this leads to basically genetic biodiversity। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं आपकी, तो बेसिकली जैसे ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो ह्यूमन के टोटल तो नहीं, मेजर 3 मेजर रेसेस हैं आपके। जैसे सबने सुना होगा हमने, नीग्रोइड्स, कॉकासॉइड्स, मंगलॉइड्स। तो ये क्या है, बेसिकली एक टाइम के बाद डीएनए में इतना ज़्यादा चेंज हो गया कि न्यू स्पीशीज़ या न्यू रेस क्रिएट हो गई। ठीक है ना, न्यूग्राइड्स, कॉकासॉइड और मंगलॉइड्स। ठीक है, तो डीएनए में इस तरीके से चेंज हुआ और इतना ज़्यादा चेंज हुआ कि ओवर द टाइम पीरियड हमारी नई 3 रेसेस ही क्रिएट हो चुकी थी ह्यूमंस की। तो इसने क्या कर दिया, इस जीन्स की वजह से बायोडाइवर्सिटी में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, फिर अगर मैं आपको एक और एग्जांपल की बात करूं, ठीक है, आपने रोज़ देखा होगा, गुलाब में भी क्या होता है, डिफरेंट कलर होते हैं आपके, वाइट, रेड, ब्लैक, ठीक है, ब्लू, लाइट पिंक और बहुत सारे, येलो एक्सेट्रा। ठीक है, अब इनके क्या है, बेसिकली जीन्स में डीएनए में चेंज हुआ है, इस वजह से क्या हो गया, इनकी पूरी की पूरी एक नई स्पीशी क्रिएट हो गई, एक नई ही आपकी रेस क्रिएट हो गई। तो ये जो स्पीशीज क्रिएशन हुआ है किस वजह से हुआ है, जीन्स के आपके चेंज होने में या डीएनए के चेंज होने में क्रिएट हुआ है। क्लियर है? ठीक है, तो अब बात करते हैं, आपको ये वाला समझ आया कि जो हमारा जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है वो किस लिए होता है या वो कैसे होता है। ठीक है, कि जीन्स का अगर जहाँ जहाँ चेंजेस होगा आपका जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी हो जाएगी। ठीक है, अब मैं बात करूँ आपकी स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी की। ठीक है, अगर मेरे को स्पीशीज में, देखो यहाँ क्या था, बहुत सारे हमने मतलब डीएनए में चेंजेस किए तो एक न्यू स्पीशीज बन गई। अब यहाँ क्या है, मैंने स्पीशीज में ही अलग अलग वेराइटीज मुझे मिल गई। ठीक है, तो क्या क्रिएट हो गया, ये स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी क्रिएट हो गया। अगर मैं बात करूँ तो वेराइटी अमंग स्पीशीज फाउंड इन डिफरेंट habitat of planet। अर्थ प्लैनेट पे आपकी स्पीशीज में डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी फाइंड की हमने। ठीक है, और उसको हमने क्या नाम दिया कि स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी से कहते हैं। जैसे अब एग्जांपल देखिए, इसमें सपोज कैट फैमिली है, कैट फैमिली में क्या क्या आ जाता है आपका, कैट आ जाती है, टाइगर आ जाता है, लेपर्ड आ जाती है, ठीक है, कैट, टाइगर, लेपर्ड। और अगर मैं बात करूँ तो प्यूमा आ जाता है आपका, लायन आ जाते हैं, पैंथर आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी क्या है, कैट फैमिली की ही डिफरेंट स्पीशीज़ हैं जो एक मतलब जिनका रहने के तरीके से, हैबिटेट के तरीके से क्या है, उनकी चीज़ें, उनकी स्पीशीज़ बदल रही है, उनके डिफरेंस बदल रहे हैं। ठीक है, तो सेम प्लैनेट पे आपकी एक ही फैमिली की डिफरेंट स्पीशीज़ पाई जा रही हैं। तो ये क्या है, ये चेंज इन स्पीशीज़ है। चेंज इन स्पीशीज़ है, तो स्पीशीज़ में ही चेंज आ गया,
तो क्या हो गया बेसिकली आपका, क्या क्रिएट हो गया, स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी क्रिएट हो गई। क्लियर है। फिर अगर मैं देखिए बात करूं कि अगर हमने स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी का रीज़न पूछते हैं कभी कभी पेपर में कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी, एक ही मात्र रीज़न है इसका, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। अब ये क्या है ये देख लेते हैं। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ठीक है, कुछ कुछ एरियाज़ का बाकी सारे वर्ल्ड से क्या है, प्रॉपर आइसोलेशन हो चुका है। तो इस एरिया से अब क्या हो रहा है, जो स्पीशीज़ है इनका ना इनकमिंग हो रहा है ना इनका आउटगोइंग हो रहा है, या ये एरिया या ये जोग्राफिकल कंडीशंस ऐसी मिल गई हैं कि ये सिर्फ इसी एरिया में है, बाकी और कहीं ऐसी जोग्राफिकल कंडीशंस नहीं है, क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं है कि जो स्पीशीज़ यहाँ आपकी रह रही हैं, ठीक है, वो और कहीं नहीं रह सकती। क्लियर है। तो इसको कहते हैं हम जोग्राफिकल आइसोलेशन, आइसोलेट कर दिया उन जोग्राफिकल कंडीशंस को या जोग्राफिकल एरिया को बाकी सारे वर्ल्ड से। अब जैसे मैं बात करूं तो आपको जो कंगारू हैं वो क्या है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं। कंगारू आपको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, और कहीं देखने को नहीं मिलते। तो ये क्या है, एक स्पीशीज़ बायोडाइवर्सिटी का एग्जाम्पल हो जाएगा, जिसमें हम बहुत ईजीली देख पाएंगे कि जो कंगारू है वो जोग्राफिकली आइसोलेटेड है बाकी वर्ल्ड से। आपको कहीं और कंगारू देखने को नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस जो ऑस्ट्रेलिया में है कंगारू को लेने मतलब ड्वेल करने के लिए वो और कहीं पर नहीं मिलती हैं। और दूसरी बात, सूटेबिलिटी ऑस्ट्रेलिया में है। और फिर हमने क्या किया है, कंगारू का हमने बेसिकली इनपुट आउटपुट बिल्कुल बंद कर दिया है बाकी सारी कंट्रीज़ के साथ। कि अगर हम सोचें भी कि आर्टिफिशियल बेसिकली इन्वायरमेंट के थ्रू हम इन्हें कंजर्व भी करना चाहें, बट राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इट, वी आर नॉट, मतलब आर्टिफिशियल वैसे भी कंजर्वेशन को हम इसमें काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल कंजर्व तो हम और जगह कर भी रहे हैं, लेकिन जो आपका इन नेचर है, नेचर कंजर्वेशन कंगारू का सिर्फ और सिर्फ कहाँ किया जा रहा है गाइस, ऑस्ट्रेलिया में। नेचुरली कंगारू कहाँ फाउंड किए जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। 2 मिनट दीजिए मुझे ज़रा, मैं पानी पी लूँ ज़रा। गाइस बारिश बहुत तेज़ आ रही है, तो रेनी सीज़न प्रॉपरली हमारा स्टार्ट हो चुका है। चलिए आते हैं, बात करते हैं वापस। हाँ, हम बात कर रहे थे, देखिए कि जो स्पीशीज़ बायोडाइवर्सिटी है वो हमारी क्रिएट है। जैसे हमने एग्जांपल देखा अभी ऑस्ट्रेलिया का कंगारू का, ठीक है। तो जोग्राफिकल आइसोलेशन विल लीड टू द स्पीशीज़ बायोडाइवर्सिटी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं हमारे आखिरी पार्ट की, विच इज़ इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। ये क्या कहता है आपका इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, क्या कहता है कि इकोसिस्टम में जब चेंजेस हैं, ठीक है, वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी हो जाएगा, ठीक है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कैसे, अब इकोसिस्टम क्या क्या है डिफरेंट टाइप के और कैसे कैसे उसमें चेंजेस आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे सपोज अलग अलग ही इकोसिस्टम हो गए, फॉरेस्ट अलग,
ग्रासलैंड, ठीक है। फिर आपका ओशियंस अलग, डेजर्ट अलग इकोसिस्टम है। फिर आपका कोरल रीफ आ जाएगा इसमें, ठीक है। फिर आपका सपोज रेन फॉरेस्ट आ जाएंगे इसमें। तो ये क्या है, डिफरेंट टाइप के क्या है आपके इकोसिस्टम हो गए। अब जब डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम होंगे तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म भी अलग अलग टाइप के क्या करेंगे, रिसाइड करेंगे, ड्वेल करेंगे। तो ये क्या है, एक अलग टाइप की हमने बायोडाइवर्सिटी देखी, जो इकोसिस्टम की डिफरेंस पे हमने देखा कि क्या क्या होता है, कि रेन फॉरेस्ट में किस टाइप के जीव मिलेंगे, ठीक है। हमारे अभी हमने ऊपर देखा था कि हमारे सपोज ग्रासलैंड था, ठीक है, ग्रासलैंड में किस टाइप के जीव मिलेंगे, ओशियंस में किस टाइप का मिलेगा, ठीक है। तो इस टेरिटोरियल, सपोज टेरिटोरियल इकोसिस्टम, यहाँ क्या मिलेगा, ठीक है। यहाँ कौन कौन से लिविंग कमोडिटीज या लिविंग आपके एंटिटीज पाए जाएंगे। तो ये क्या है, डिफरेंट टाइप के आपकी इकोसिस्टम है, जिसकी वजह से हमारी डाइवर्सिटी क्रिएट होती है, ठीक है। अभी मैंने अगर जैसे सपोज चलिए बात की है डेजर्ट और ग्रासलैंड वगैरह की, तो मैं आपको अभी बता देती हूँ कि ये जो जोन है वो किस बेसिस पे क्लासीफाई किए जाते हैं। बाकी इतना है, इतना आपको होपफुली समझ आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया होगा तो गाइस कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे बात करती हूँ कि जोन का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल, ठीक है। जोन का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ आपका रेनफॉल। देखिए पहली बात तो ये सपोज हमारी रेनफॉल लाइन है, ठीक है। क्या है, रेनफॉल लाइन। अब मैंने बात की है, हमारा है 0 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर और मोर देन 200 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पहली बात तो मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन होगा, कमेंट में मुझे बताइए कि रेनफॉल है तो भाई हम इसे सेंटीमीटर में क्यों मेजर कर रहे हैं। भाई रेनफॉल मतलब पानी है, वाटर है, तो वाटर को तो हम लीटर वगैरह में मेजर करते हैं, लीटर, मिलीलीटर, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस की यूनिट में क्यों मेजर कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग सब बताएंगे कि क्यों मेजर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं फिर। जब 0 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल होगी, मतलब बहुत ही कम रेनफॉल है, तो किस चीज का फॉर्मेशन है आपका, क्या बने हमारे डेजर्ट्स, क्या बने मरुस्थल, ठीक है, रेगिस्तान। जब बहुत ही कम बारिश है हमारी तो मरुस्थल बने, इसको हम क्या बोलते हैं, एरिड जोन, ठीक है। थोड़ी सी और बारिश आई तो क्या हुआ, सेमी एरिड जोन बने, ठीक है। यहां आपको क्या क्या मिलेगा, ग्रासलैंड, क्लियर है। ग्रासलैंड टाइप के आपके, जिससे क्या हुआ, देखो डेजर्ट था, थोड़ी सी बारिश आई तो क्या हुआ, घास उगनी शुरू हो गई, तो हमारा किसका फॉर्मेशन हुआ, ग्रासलैंड्स का फॉर्मेशन हुआ। फिर हम देखेंगे तो 75 से 125 के बीच में आपका क्या होगा, थोड़ी थोड़ी बारिश आई तो क्या हो जाएगा, क्रॉप या आपके बेसिकली श्रब्स, ठीक है, इन सब का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रॉप इकोसिस्टम। थोड़ी और बारिश आई तो क्या हुआ, क्रॉप से जो आपके पेड़ पौधों से क्या बनेगा, ट्रीज बनेंगे, तो ट्री इकोसिस्टम, ठीक है। जैसे यहाँ आपके कौन से ट्रीज है, डेसिडुअस ट्रीज हो गए आपके, ठीक है। तो ये क्या है, आपके ट्री सिस्टम हो गया, ट्री इकोसिस्टम। अब देखिए यहाँ क्या है, सबसे पहले क्या था, आपका रेगिस्तान था, थोड़ी सी बारिश आई तो घास उगने लगी, ग्रासलैंड हो गया, तो उसको हमने कहा सेमी एरिड जोन। फिर थोड़ी सी और हमने बारिश देखी तो क्या हुआ, पेड़ पौधे उगने शुरू हो गए, जिसे क्रॉप इकोसिस्टम बोला, हर्ब्स, श्रब्स जिसमें आ जाते हैं आपके, ठीक है। थोड़ी और बारिश हुई तो पेड़ उगने शुरू हो गए, लेकिन पेड़ क्या है, अभी दूर दूर है। अब बहुत ज़्यादा बारिश होगी, बिल्कुल अधिकतम बारिश होगी तो क्या हो जाएंगे, घने जंगल हमारे फॉर्म हो जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं
रेन फॉरेस्ट का हमारा क्रिएशन हो जाएगा और इसे हम क्या बोलते हैं, रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम के लिए आपको मिनिमम 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए, ठीक है। अब एक एक करके इसके अंदर का देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या स्पीशीज हैं जो हमें मिलेंगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं ये सब एक ही जैसे कलर है भाई, आई गेस आपको कलर दिख रहा है, राइट, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब एरिड जोन में, देख लिए क्या है, टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है कम होता है, डेजर्ट्स में ज़्यादा होता है, ठीक है। रेनफॉल कम होती है, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा होता है इस डेजर्ट्स में और मॉडरेट, ठीक है, लेकिन वही रात में बिल्कुल टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। रेनफॉल क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे किस टाइप की स्पीशीज पाई जाएंगे, खुला एरिया है, ठीक है ना, ओपन एरिया है, तो भाई यहाँ पे क्या पाया जाएगा, क्या अजगर वगैरह या ऐसे जानवर पाए जाएंगे जो रेंग के चलते हैं, नहीं। किस टाइप के पाए जाएंगे, फास्ट मूविंग एनिमल्स, लेकिन ऐसे फास्ट मूविंग एनिमल जो ऑब्वियसली बिना वाटर के भी या लेस वाटर के भी क्या कर जाए, सरवाइव करें, ठीक है। तो दोनों हर कंडीशन देखनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल जो है हमारा क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लायन भी देखते हैं, यहाँ पे चीता भी देखते हैं, पैंथर, कैमल, प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो कैक्टस आपका। तो ये सब हमें क्या मिलता है, डेजर्ट इकोसिस्टम में देखने को मिलता है। समझ आया गाइस आप लोगों को। फिर बात करते हैं अपने एरिड इकोसिस्टम के बारे में, ठीक है। एरिड इकोसिस्टम में क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है, रेनफॉल थोड़ी सी क्या हुई, इंक्रीज हुई, लिटिल इंक्रीज, ठीक है, थोड़ी सी इंक्रीज हुई। तो यहाँ पे क्या क्या पाया जाएगा, ओपन एरिया है, तो ऑब्वियसली लायन, चीता, पैंथर यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है ना। मोस्टली बेसिकली ये सारे एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं आपके ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। फिर हमारा क्या है, डिफरेंट टाइप्स की ग्रासलैंड्स पाई जाएंगी, जैसे एग्जांपल सवाना ग्रासलैंड आपकी, फिर आपकी प्रेरीज, ठीक है। तो ये सब क्या पाई जाएंगे आपके सेमी एरिड रीजन में पाई जाएंगी, जिसे हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हम अपने क्रॉप इकोसिस्टम की। ठीक है, क्रॉप इकोसिस्टम में देखिए क्या है, आपका जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, एक जैसा सा रहता है आपका टेम्परेचर। रेनफॉल हमारी नॉर्मल रहती है, मॉडरेट रहती है। सेम हमारा गाइस यहाँ पर भी है, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर है। रेनफॉल भी क्या है हमारी यहाँ पे, मॉडरेट है। ठीक है, और हमारे क्या क्रॉप पाए जाते हैं यहाँ पे क्रॉप इकोसिस्टम में। यहाँ क्या पाए जाता है, हमारे ट्रीज पाए जाते हैं, या अगर मैं बात करूँ तो फॉरेस्ट कौन से पाए जाते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके क्रॉपिंग जिसकी होती है, आपकी वीट क्रॉप सिस्टम कर सकते हैं, पैडी कल्टीवेशन यहाँ पे देखी जाती है, सारे हर टाइप के क्रॉप, या फिर वाइन प्रोडक्शन के लिए हमारा ग्रेप्स वगैरह की जो खेती होती है, कल्टीवेशन होता है, वो देख सकते हैं। मतलब सारे क्रॉप इकोसिस्टम आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, ट्री इकोसिस्टम भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ट्री इकोसिस्टम और क्रॉप इकोसिस्टम की क्या है, सिमिलर सी कंडीशंस हैं, जस्ट कि कंडीशंस थोड़ी सी क्या अलग होती हैं, जोग्राफिकली अलग होती हैं। आपकी लैंड अच्छी है, ज़्यादा अच्छी है, तो रेनफॉल वही क्या है, एक अच्छे एरिया का ट्री का क्या कर देती है, कंस्ट्रक्शन कर देती है।
ठीक है, क्लियर है। अब मैं बात करूँ अगर रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम की। रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम में गाइस सबसे ज़्यादा तो पहले हमें मिनिमम 200 सेंटीमीटर रेनफॉल की रिक्वायरमेंट है। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा हमारी रेनफॉल होगी तो हम उसे क्या कहते हैं, रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम कहते हैं। टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है, एक जैसा रहता है पूरे दिन। यहाँ क्या देखने को मिलता है, डेंस फॉरेस्ट, ठीक है ना, घने जंगल जिसे हम कहते हैं। किस टाइप के एनिमल्स मिलेंगे, जो स्लो या क्रॉलिंग एनिमल्स होंगे, क्योंकि क्या है घने जंगल है तो आप भाग नहीं सकते। मंकी आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, राइट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मंकी, फिर अजगर आपका, या जो भी स्नेक्स आपके हो जाएंगे, ठीक है। आपका अजगर हो गया, एनाकोंडा हो गया, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी आपकी। और प्लांट्स, बहुत सारी प्लांट स्पीशीज़, क्योंकि क्या है बहुत सारी यहाँ पे प्लांट स्पीशीज़ आपको देखने को मिलेंगे। और मैक्सिमम काफ़ी सारे जितने भी विश्व में मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो आपको डेंस फॉरेस्ट में ही मिलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया, रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया। तो डिफरेंट टाइप के आपने इकोसिस्टम देखे, देखिए रेनफॉल के बेसिस पे हमारा कैसे कैसे इकोसिस्टम डिवाइड हो रहा है वो हमने देखा। थोड़ी सी रेनफॉल होगी तो डेजर्ट है, फिर 25 से 75 सेंटीमीटर की रेनफॉल होगी तो ग्रासलैंड है, 75 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर की रेनफॉल होगी तो क्रॉप इकोसिस्टम देखने को मिलता है, थोड़ी और हुई तो ट्री इकोसिस्टम, और फिर सबसे ज़्यादा बारिश है तो रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम या डेंस फॉरेस्ट इकोसिस्टम देखने को मिलता है। अलग अलग हमने देख लिया कि टेम्परेचर किसका, रेनफॉल किसका कहाँ होगा और कौन कौन से स्पीशीज़ आपको फाइंड मिलेंगे। क्लियर है। डीप में बात करेंगे एक एक इकोसिस्टम की, आपका प्रॉपर एक एक इकोसिस्टम आएगा कि कौन कौन से इकोसिस्टम है, इकोलॉजी के अंडर आएगा वो हमारा, ठीक है ना, वहाँ देखेंगे। अब चलिए अब बात करते हैं हम, ये हमने देख लिया सारा, हमारी टाइप्स देख ली। अब टाइप के बाद हमें बात करनी है पैटर्न की, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी देख लेते हैं। देखिए मेन फैक्टर क्या है आपका, ठीक है, देखते हैं गाइस। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या कहता है कि बायोडाइवर्सिटी के क्या क्या पैटर्न है, कि किस जगह बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा मिलती है, किस जगह बायोडाइवर्सिटी कम मिलती है। पैटर्न जैसे आपके एग्जाम्स के पैटर्न होते हैं ना, कि भाई किस टाइप का पैटर्न आया, इजी आया, मॉडरेट आया, तो वही देखेंगे बायोडाइवर्सिटी कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, और वो ज़्यादा है कम है क्यों है, रीज़न क्या है। तो पहले शुरुआत करते हैं रीज़न से ही। देखिए रीज़न है हमारा सोलर इंसुलेशन। अगर मैं बिल्कुल प्राइम फैक्टर की बात करूं तो हमारा प्राइम फैक्टर क्या है, सोलर इंसुलेशन। गाइस बहुत तेज़ बारिश आ रही है, आई गेस आप लोगों को वीडियो में भी वॉइस सुनाई दे रही होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए सोलर इंसुलेशन अब कैसे कैसे करेगा, देखिए जहाँ हाई सोलर इंसुलेशन होगा, मैं ऐसा ही लिख रही हूँ इसे शॉर्ट के लिए, जहाँ ज़्यादा सोलर इंसुलेशन होगा, मतलब ज़्यादा सोलर इंसुलेशन मतलब ज़्यादा आपकी तेज़ शार्प क्या होंगी, आपकी सनरेज होंगी। बेसिकली ज़्यादा सनरेज होंगी तो जो आपका गर्मी ज़्यादा होगा, हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एक टाइम पे क्या होगा, हीट बहुत ज़्यादा हुआ तो आपका क्या होगा, उमस पैदा हो जाएगी, ह्यूमिडिटी हो जाएगी। ह्यूमिडिटी होगी तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, मतलब रेनफॉल आ जाएगी, राइट। ज़्यादा रेनफॉल होगी तो ज़्यादा आपकी सनरेज, ज़्यादा हीट, ज़्यादा ह्यूमिडिटी, ज़्यादा रेनफॉल, ज़्यादा प्रेसिपिटेशन और ज़्यादा रेनफॉल। और ज़्यादा रेनफॉल होगा तो क्या होगा, ज़्यादा रेनफॉल होगी तो भाई डेजर्ट फॉर्म होंगे, रेन फॉरेस्ट फॉर्म होंगे। ऑब्वियसली क्या होगा, ज़्यादा होगा, जितनी देखो जितनी जिस टाइप की रेनफॉल उस टाइप का डिफरेंट इकोसिस्टम।
उतने ही टाइप का, डिफरेंट टाइप का आपका इकोसिस्टम। क्लियर है? ठीक है, तो अब अलग अलग टाइप का हमारा इकोसिस्टम हो जाएगा। और इकोसिस्टम हम कहाँ कहाँ से देखते हैं? अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड की, तो ये आपका इक्वेटर है। इक्वेटर से लेके आपका, जिसमें आपके ट्रॉपिकल और टेम्परेट और पोलर जोन आ गए, तो हमारा इकोसिस्टम जो है हमारा इक्वेटर से हम पोलर एरियाज तक पूरी की क्या है इकोसिस्टम देखते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, वो बात अलग है। बायोडाइवर्सिटी यहाँ ज़्यादा होती है, यहाँ कम होती है, यहाँ और कम होती है। तो अब बात करते हैं उसमें ढंग से। ठीक है, ये क्या है गाइस आपका 0 डिग्री, जिसे मैं भूमध्य रेखा या इक्वेटर के नाम से जानते हैं। ये है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये आपका 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, और ये 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, इसे हमने बोला इक्वेटर। इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे वाली होती है। ठीक है, बहुत लोगों को ऊपर वाली लाइन ही लगती है। इसे बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। इसे बोलते हैं हम अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, तो ये लाइंस हो गई। अब जोन्स की बात कर लेते हैं। ये जो आपका जोन है गाइस, ये क्या है? ट्रॉपिकल जोन। ये क्या है आपका? टेम्परेट जोन। ठीक है, ये है आपका पोलर जोन। क्लियर है? अब देखिए, जब ये 0 डिग्री से 23.5 डिग्री पे ये आपका ट्रॉपिकल जोन है, तो भाई 0 डिग्री से 23.5 साउथ भी ट्रॉपिकल ही होगा। तो ये भी क्या हो जाता है आपका ट्रॉपिकल जोन, जिसे हम बेसिकली उष्णकटिबंधीय जोन बोलते हैं। ट्रॉपिकल को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, फिर आपका टेम्परेट जोन। ठीक है, शीतोष्ण क्षेत्र बोलते हैं टेम्परेट को। और अगर हम बात करें पोलर, इसकी पोलर जोन शीत क्षेत्र। तो हम जैसे जैसे इक्वेटर से ऊपर या नीचे जाएंगे जितनी भी डिग्री में, तो सेम रेप्लिकेट होता है 0 to 23, चाहे नॉर्थ देखें चाहे साउथ देखें, आपका ट्रॉपिकल जोन है। तो ये पूरा एरिया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मैं बोल सकती हूँ पूरा एरिया क्या है हमारा? ट्रॉपिकल जोन है। तभी इसका नाम क्या दिया हुआ है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बोलेंगे तो समझ जाएंगे हम साउथ की बात कर रहे हैं, कैंसर बोलेंगे तो हम समझ जाएंगे कि नॉर्थ की बात कर रहे हैं। तो ट्रॉपिकल जोन, राइट। तो आपका क्या है बेसिकली, ये 23.5 नॉर्थ टू साउथ हमारा ट्रॉपिकल जोन है। फिर 66 एरिया, जो 23 से 66 का एरिया है, वो आपका क्या हो जाता है? आपका टेम्परेट जोन हो जाता है। और फिर पोलर जोन ऊपर। इतना पहले समझ आया कि वर्ल्ड में बाइफर्केशन कैसे है। अब मैं बात करती हूँ और चीज़ों की। अब देखिए, आपकी मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी सन जो है आपका, देखिए मैं इसे हटाती हूँ एक बार। देखिए, अब आपका जो सन है, देखिए ये जो
इसकी जो सनरेज जो रिवॉल्व करता है वो कहाँ से करता है, 23 से 23 तक। अब आप कहेंगे भाई सन कहाँ रिवॉल्व करता है, बिल्कुल सन नहीं रिवॉल्व करता, अर्थ रिवॉल्व करती है सन के चारों ओर, ठीक है। कि अगर आपका ये सन है, ठीक है, तो इसके चारों ओर जो है हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है अपने ऑर्बिट पे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें अपनी कैलकुलेशन सुविधा के लिए, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, अर्थ को स्टिल करके देखा कि भाई अगर अर्थ को हम रोक दें तो सन उसके हिसाब से किस तरह मूवमेंट करेगा, ये एज्यूम किया है। तो एजम्पशन से क्या पता चला कि हमारा 23 डिग्री नॉर्थ से 23 डिग्री साउथ ऐसे सन क्या होता है, रिवॉल्व करता है, और इसको पूरा 1 ईयर हो जाता है बेसिकली अर्थ का हमने देखा, ठीक है। तो पूरा 1 साल लग जाता है 23.5 से नॉर्थ टू साउथ में, ठीक है। अब क्या है, सनरेज तो देखिए क्या है, मैक्सिमम आपकी कहाँ आ रही है, अगर जब वो इक्वेटर पे है तो क्या है, सीधी रेस पड़ रही है किस पे, इक्वेटर पे, और टेढ़ी रेस पड़ रही है आपकी साउथ में और यहाँ पर भी, ठीक है। तो जब नॉर्थ और साउथ में सिमिलर सा टेम्परेचर होता है तो इक्वेटर पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा उस टाइम गर्मी होती है। फिर अगर सोचिए सन इधर आया आपका 23.5 नॉर्थ में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ उसकी रेस का एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, रीच बढ़ जाएगी। तो 90 डिग्री नॉर्थ मतलब पोलर नॉर्थ पे, नॉर्थ पोल में आपका क्या हो जाएगा, 6 महीने क्या हो जाती है हमारी, दिन हो जाता है, जो हम कहते हैं कि हाँ रात नहीं हुई। और वही अगर ये सन जब यहाँ है तो क्या होगा, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, रात हो रही होगी साउथ पोल में। सिमिलरली अगर सन इधर होगा 23 साउथ में, तो सेम सिचुएशन उल्टी हो जाएगी, यहाँ दिन होगा, सोलर इंसुलेशन आपका यहाँ होगा और यहाँ पे आपका कम होगा नॉर्थ पोल में, ठीक है, नॉर्थ पोल में कम होगा। अब लेकिन चाहे सन कहीं पर भी जाए, उसकी जो सोलर रेडिएशंस है, सन रेज है, वो इक्वेटर पे क्या है, लगभग हमेशा पड़े हैं। चाहे वो यहाँ है तो इस डायरेक्शन में जब वो रेस दे रहा है तो भी इक्वेटर पे पहुँच रही है, यहाँ रेस आ रही है तो भी इक्वेटर पे पहुँच रही है, जब यहाँ है तो सीधी रेस पड़ी रही है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा इक्वेटर का जो जोन है, कुछ एरिया अगर मैं बात करूं आपका, इक्वेटर का जो जोन है थोड़ा सा, वहां हमेशा क्या है, सनरेज जाती ही जाती हैं। जब वो ऊपर है, नॉर्थ में है, जब 23 नॉर्थ में है तो थोड़ा सा ऊपर जाता है। अब तो देख लेते हैं क्या है बेसिकली, ये जो आपकी है अगर मैं इसे बात करूं एरिया डिग्री की, तो 10 डिग्री साउथ और 10 डिग्री नॉर्थ, समझ आ रहा है सबको। देखिए ये 0 डिग्री है, इसके 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, यहाँ हमेशा क्या है आपका, सोलर रेडिएशन रहती है पूरे साल। तो पूरे साल रहती है तो क्या होगा, सोलर रेडिएशन रहेगी तो ज़्यादा सनरेज है, ज़्यादा हीट है, ह्यूमिडिटी और ज़्यादा रेनफॉल है। तो मैं बोल सकती हूँ कि इक्वेटर के 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे आपके इस जोन में क्या होता है, हमेशा पूरे साल क्या होती है आपकी, 12 महीने बारिश होती रहती है। ज़्यादा बारिश है तो क्या होगा, ज़्यादा घने जंगल होंगे। तो पूरे विश्व के मैक्सिमम अधिकतम घने जंगल कहाँ है हमारे, ऑलमोस्ट, मैं सारे नहीं कहूँगी, ऑलमोस्ट कहाँ है हमारे, इस रीजन के ही अंदर है ये रीजन। और इस रीजन को क्या बोलते हैं गाइस, इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल क्षेत्र, भूमध्य क्षेत्र, इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल जोन जो है आपका, ये आपका 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ में वेरी करता है, ठीक है, इतना समझ आया। अब इस इक्वेटोरियल जोन का एक बार देख लेते हैं ढंग से, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। मैं बोल सकती हूँ कि मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी मेरी इस इक्वेटोरियल जोन पर है, बोल सकती हूँ या नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए मैं बताती हूँ आपको, जब हमारी मैक्सिमम रेनफॉल इस 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में हो रही है, तो डिफरेंट चांसेस हैं कि क्या है आपका, जो हमारी
लिविंग कंडीशंस हैं वो क्या होंगी, यहाँ पे वाटर है तो ऑब्वियसली क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर मैं बात करूँ तो स्पीशीज ज़्यादा होगी, 23.5 नॉर्थ। ठीक है, अब देखो, जब यहाँ हमारा मैक्सिमम सन था, सोलर रेडिएशन हमारी क्या थी, यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी थी, और मतलब हमने अभी देख लिया कि हमारी जो सोलर रेडिएशन है मैक्सिमम वो है इस इक्वेटोरियल बेल्ट में आपकी, इस इक्वेटोरियल बेल्ट में आपकी फॉल करती हैं। ठीक है, जब यहाँ फॉल करती है तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी एक्सटेंड जो होगा वो क्या होगा, यही होगा आपका सबसे ज़्यादा, अधिकतम बायोडाइवर्सिटी आपकी क्या होगी, इक्वेटोरियल जोन पे होगी। अब मुझे बताओ, जैसे जैसे बारिश कम होगी वैसे वैसे बायोडाइवर्सिटी कम होगी या बढ़ेगी? अभी देखा हमने कि मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ है, जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज़ वहीं पाई जाएंगी। तो जैसे जैसे बारिश कम होगी, मतलब बारिश कैसे से कम हो रही है, इंसुलेशन, जैसे जैसे सोलर इंसुलेशन कम होगा, तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं सोलर इंसुलेशन कम हो रहा है, एज वी गो अपवर्ड्स सोलर रेडिएशन आपका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सोलर रेडिएशन डिक्रीज हो रहा है तो रेनफॉल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और डाइवर्सिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये हमने देखा कि एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएं, ईदर नॉर्थ और साउथ, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाएंगे आपकी बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, कम होती रहेगी, और सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी आपको, इक्वेटर पे मिलेगी, या इक्वेटोरियल जोन 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ में मिलेगी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे कि पोलर एरिया में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है या भाई टेम्परेट रीजन में या ट्रॉपिकल में। अब मैं अगर जोन्स की बात करूं तो यहाँ क्या था आपका, देखिए यहाँ क्या था आपका, ये पूरा टेम्परेट जोन था, ये भी टेम्परेट जोन, सॉरी ये ट्रॉपिकल जोन था आपका, यहाँ क्या था आपका, टेम्परेट जोन था, यहाँ पोलर जोन था, सेम यहाँ ट्रॉपिकल, यहाँ टेम्परेट और यहाँ पोलर। अगर अब मैं बात करूँ जोन के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ होगी, टेम्परेट में होगी, ट्रॉपिकल में होगी या आपके पोलर में होगी, तो ऑब्वियसली कहाँ होगी, ट्रॉपिकल में। ट्रॉपिकल जोन क्योंकि बारिश क्या है रिलेटिवली यहाँ ज़्यादा है, सोलर इंसुलेशन रिलेटिवली यहाँ ज़्यादा है रादर देन यहाँ और यहाँ के। तो अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा, अगर मैं जोन के हिसाब से बात करूँ तो ये क्वेश्चन ऐसे ही आ जाते हैं, ट्रॉपिकल जोन में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, टेम्परेट में थोड़ी कम और पोलर में सबसे कम। क्लियर है ये चीज़ भी? तो दो तरीके से इससे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं कि इक्वेटर से पूछा जा सकता है आर्कटिक सर्कल या आपका ट्रॉपिकल जोन कहाँ पे ज़्यादा होगी बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाएंगे बायोडाइवर्सिटी हमारी डिक्रीज होती रहेगी। तो आई होप आपको ढंग से समझ आया होगा। ठीक है, और आगे चलते हैं, अभी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं हमारे ट्रॉपिकल जोन की, इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ट्रॉपिकल नहीं इक्वेटोरियल जोन की, बेसिकली जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा है, बारिश है। अच्छा एक चीज़ बताइए, इक्वेटोरियल जोन किसका हिस्सा है, ट्रॉपिकल जोन का, टेम्परेट जोन का या पोलर जोन का? देखो इक्वेटोरियल जोन जो आपका ये एरिया था ये कहाँ फॉल कर रहा है आपका, इस ट्रॉपिकल बेल्ट में फॉल कर रहा है ना, तो मैं कह सकती हूँ कि इक्वेटोरियल जोन इज अ सबसेट ऑफ ट्रॉपिकल जोन, राइट? बिल्कुल कह सकते हैं। तो एक बार ये अलग से मैं आपके लिए लिख देती हूँ कि जो इक्वेटोरियल जोन है इट इज़ अ सबसेट ऑफ ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, ऐसे घुमाने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन देखो हम ऐसे पढ़ रहे हैं तो कितना इजी लग रहा है कि डायग्राम से हमें हर चीज़ें समझ आ रही हैं। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन आता है सिंपल कि इक्वेटोरियल जोन किसका पार्ट है और ऑप्शन में होते हैं ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन,
पोलर जोन आपके, ठीक है। तो ऐसे हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखते हैं, ठीक है, फीचर्स देख लेते हैं गाइस एक एक करके ट्रॉपिकल जोन के। देखिए ट्रॉपिकल जोन में सबसे पहले तो हमें पता है कि रेनफॉल कितनी होनी चाहिए। इक्वेटोरियल जोन, सॉरी मेरे मुझसे बार बार ट्रॉपिकल निकल रहा है। रेनफॉल बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब अगर मैं बात करूँ तो 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। रेनफॉल आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। फिर अगर मैं बात करूँ तो आपका ये यहाँ पर क्या है, डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ पाई जाती है। कौन सी, देखो ट्रॉपिकल जोन है तो हमारा क्या पाया जाएगा, डेंस फॉरेस्ट पाया जाएगा। डेंस फॉरेस्ट इकोसिस्टम कौन सा होगा, डेंस फॉरेस्ट इकोसिस्टम होगा। डेंस फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल लेती हूँ एक, आप सभी ने सुना होगा, आप सब तैयारी करें ऐसा हो ही नहीं सकता आपने चीज़ ना सुनी हो। अमेज़न के जंगल, अमेज़न फॉरेस्ट कहाँ है गाइस, ये ब्राज़ील, ठीक है। ब्राज़ील में हमारे अमेज़न के जंगल हैं, अमेज़न नदी पे बेसिकली पाए जाते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, अमेज़न फॉरेस्ट बोलते हैं। लेकिन अमेज़न फॉरेस्ट का एक दूसरा नाम और भी है जो पेपर में एक बार आ चुका है, सेल्वास, ठीक है। सेल्वास कौन से हैं, अमेज़न के जंगल ही हैं बेसिकली, ठीक है ना। जैसे हमारे क्या है इंडिया में बात करें, भीतरकनिका जंगल का नाम है, सुंदरबन जंगल है, ठीक है ना। तो और अगर वो जिस नदी पे पाए जाए, सपोज ब्रह्मपुत्र की नदी पे पाया जाता है हमारा कौन सा, अपना ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पे अपना ये सुंदरबन पाया जाता है, ठीक है। तो उसको हम या तो ऐसे बोल सकते हैं ब्रह्मपुत्र फॉरेस्ट या डेल्टा फॉरेस्ट, लेकिन उसका रियल नेम क्या है, सुंदरबन फॉरेस्ट। तो सिमिलरली अमेज़न फॉरेस्ट अमेज़न नदी पे पाया जाता है, लेकिन उसका जो रियल नेम है वो क्या है गाइस, सेल्वास फॉरेस्ट, सेल्वास, ठीक है। इतना क्लियर है, आगे बात करते हैं फिर। डेंसिटी क्या होगी, घनत्व हाई होगी। क्यों भाई, ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा, मतलब जैसे डेंसिटी क्या होती है, एक ही एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है ना। तो आई गेस सब लोगों को शोर काफ़ी आ रहा होगा, मेरी बाहर आसपास कंस्ट्रक्शन चल रहा है थोड़ा, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा, इसमें ना डोर बंद कर लेती हूँ ताकि शोर जो है आपका और थोड़ा सा कम हो सके। बात करते हैं आगे। घनत्व जो होगा हमारा, घनत्व क्या होता है, जैसे अगर मैं पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करूं कि एक एरिया में, देखो एक तो टर्म होता है कि पॉपुलेशन कहाँ जाता है, एक टर्म होता है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ जाता है, जनसंख्या घनत्व कहाँ जाता है। मतलब एक ही सपोज 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, ज़्यादा रह रहे हैं तो घनत्व ज़्यादा है, मतलब डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो सिमिलरली यहाँ क्या होगा, किस टाइप की डेंसिटी होगी गाइस, हाई होगी। क्यों, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। स्पीशीज़ अलग हैं, आपकी इकोसिस्टम पूरे अलग हैं, ठीक है। तो अलग अलग टाइप का क्या है हमारा बायोडाइवर्सिटी है। क्लियर है इतना। तो डेंसिटी कैसी होगी, हाई होगी। रेनफॉल भी हमने बात कर ली, क्या होगी, हाई होगी। टेम्परेचर आपका गाइस इसमें मॉडरेट रहेगा, ठीक है। पूरे दिन क्या होगा, सिमिलर सा टेम्परेचर होगा। और क्या खासियत है इस इक्वेटोरियल जोन की, 2 PM रेनफॉल यहाँ देखने को मिलती है, जिसे हम कन्वेक्शनल रेनफॉल भी कहते हैं। सेम
सेम सिचुएशन होता है कि सोलर रेडिएशन हुआ, पीपी आपका पावर पॉइंट वो आपका प्रेसिपिटेशन हुआ, और फिर क्या हो गया, आपकी रेनफॉल हो गई। तो इस पूरे सर्कल को क्या होता है, एक दिन वो 24 आवर्स में सर्कल दोबारा से रिपीट होता है, और लगभग हर दोपहर में हमारी क्या होती है, बारिश देखने को मिलती है हमें। कहाँ पर, इक्वेटोरियल बेल्ट पे। तो क्वेश्चन एक और आता है कि भाई 2 PM रेनफॉल जो जोन है, 2 PM रेनफॉल जोन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, इक्वेटोरियल जोन को कहते हैं, या अगर मैं डिग्री के हिसाब से बात करूँ तो 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ को कहते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। फिर बात करते हैं हम इसके कैनोपी कवर की। अब कैनोपी कवर क्या होता है वो देख लेते हैं। देखिए ये जो मैं करा रही हूँ आपको यूपी पीसीएस के हिसाब से करा रही हूँ, और भी यूपीएससी में हम और भी डीप बातें करते हैं, लेकिन ऑलरेडी मैंने आपको यूपी पीसीएस की लिमिट से भी क्या है काफ़ी ज़्यादा करा रही हूँ। ठीक है, ताकि हमारे कंसेप्ट क्या है डेवलप हो सके। तो अब बात करते हैं कैनोपी कवर की। देखिए क्या होता है, ये जो ट्री होता है आपका, ट्री की क्या होती है, शैडो होती है। कैसे, अगर हम ऊपर सैटेलाइट से देख रहे हैं, सपोज हमारी कोई सैटेलाइट है जिससे हम देख रहे हैं हमारा चीज़ें, तो वो क्या दिखाता है कि कहाँ कहाँ हमारी शैडो आ रही है, किस किस एरिया को घेर रही है। अगर ट्री हमारे दूर दूर है तो क्या होगा, वो शैडो भी दूर दूर होगी। बिल्कुल बगल बगल में ट्री है तो क्या होगा, शैडो क्या होगी, ओवरलैप करेगी। ऑब्वियस सी बात है, शैडो ओवरलैप करेगी। तो पता चलता है इससे कि हमारी क्या है, जो ट्री का जो हमारी कैप है, कैनोपी है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। अगर इन एरियाज में, इक्वेटोरियल एरिया क्या है, डेंस फॉरेस्ट है, तो क्या होगा, घने जंगल में तो हमारे ओवरलैप करते हैं ट्रीज एक दूसरे पे। ठीक है ना, बहुत पास पास होते हैं, तो उनकी शैडो क्या है, नहीं ओवरलैप करते हैं। अब मैं ऊपर से देखूं तो क्या होता है, मुझे एक ट्री की क्या ये एरिया नहीं दिखता, इनके जो बुशेस होते हैं वो मुझे क्या होती है, ओवरलैप दिखती है। मैं अगर ऊपर से देखूं तो ये बिल्कुल एरिया क्या होता है, बंद दिखता है। और यही बंद रीजन की वजह से आपके ग्राउंड तक क्या होती है, सनलाइट जो है वो नहीं पहुंच पाती है, सनलाइट रीच ग्राउंड पे कम होती है। ठीक है, क्लियर है। तो रेन फॉरेस्ट के लिए कैनोपी कवर की अगर मैं बात करूं तो इसकी भी मैं टेबल बना देती हूँ आपके लिए। देखिए 0 से 10% हमारा अगर कैनोपी कवर है तो ओपन फॉरेस्ट है। अच्छा, मैं यहाँ डेजर्ट तो नहीं लिखूंगी ना ऑब्वियसली, क्योंकि कैनोपी कवर है। कैनोपी की बात करें तो मतलब ट्रीज की बात करें तो हम डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं, जो हमारी रेनफॉल क्या है 125 सेंटीमीटर के करीब है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या है, यहाँ रेनफॉल कितनी होगी, 125 सेंटीमीटर के करीब होगी। अब जैसे जैसे हम धीरे धीरे रेनफॉल बढ़ाएंगे, बढ़ेगी रेनफॉल, तो क्या होगी, फॉरेस्ट पास आना शुरू हो जाएंगे, और धीरे धीरे हम ओपन फॉरेस्ट से किधर को मूव करने शुरू हो जाएंगे, रेन फॉरेस्ट की तरफ मूव करेंगे हम, या जिसे हम डेंस फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ओपन फॉरेस्ट से हम कहाँ चले, हम अपने मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट की तरफ। तो देखिए अगर 0 से 10 है तो सॉरी ओपन फॉरेस्ट नहीं है ये आपका, बिग क्रॉप सिस्टम है। यहाँ आपका क्या है, ओपन फॉरेस्ट है 10 to 40, फिर 40 to 70 आपका मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है। मैं यही लिख देती हूँ, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, और 70 to 100 क्या है, रेन फॉरेस्ट है या डेंस फॉरेस्ट है। तो ये क्या है आपकी बेसिकली कैनोपी कवर की हमारी लाइन है, जो हमें क्या बताती है कि अगर 0 से 10% हमारा कैनोपी कवर है, मतलब ऊपर सैटेलाइट से अगर मैं व्यू करूं तो हमारी शैडो एरिया जो आ रहा है वो कितना आ रहा है। ठीक है ना, कि किस एरिया को, सपोज अगर हमारा 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है तो इस एरिया को हम कहाँ तक क्या कर सकते हैं, इस 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को हम क्या करते हैं, कितना कवर कर पा रहे हैं हमारे ट्रीज। ठीक है, अगर पूरा कवर कर पा रहे हैं 100% तो क्या हो जाएगा, 70 to 100% कवरेज है तो क्या हो जाएगी, हमारी रेन फॉरेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
आपको कैनोपी के बारे में बताया था। कंडीशन क्या थी हमारी रेन फॉरेस्ट की कि 70 to 100% कैनोपी कवर है अगर हमारा, तो वो क्या हो जाएगा, रेन फॉरेस्ट होगा। लेकिन एक गाइस एक और कंडीशन है एरिया की, अगर मैं बात करूं, ये देखिए ये रेन फॉरेस्ट होने की कंडीशन है। दो कंडीशंस होती हैं, कैनोपी कवर, अगर मैं फिर तीसरी भी बात कर लूँ तो रेनफॉल, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो प्राइमरी फैक्टर है एक्चुअली। रेनफॉल हमारा मिनिमम 200 सेंटीमीटर, ठीक है। और एरिया कितना होगा, अगर यही एरिया, देखिए छोटी सी जगह में 10-12 ट्रीज हैं, वो एक साथ हमारा कैनोपी 100% दे रहे हैं, तो उसको हम डेंस फॉरेस्ट थोड़ी बोल देंगे। एरिया भी तो मैटर करता है ना। तो एरिया कितना है हमारा, 10 हेक्टेयर की मिनिमम लैंड होगी, और वहां पर ये फॉरेस्ट है अगर, और वो फॉरेस्ट में 70 to 100% आपका कैनोपी कवर है, और वहाँ रेनफॉल हमारी मिनिमम 200% होती है, तो उस पूरे एरिया को, ये कंडीशंस है हमारी किसकी, रेन फॉरेस्ट होने की। क्लियर है। कैनोपी आपका ऑब्वियसली रेनफॉल ज़्यादा है तो ही कैनोपी ज़्यादा है, ठीक है। और यही कैनोपी अगर हमारा कितने एरिया में होगा, 10 हेक्टेयर लैंड पे होगा, मिनिमम 10 हेक्टेयर लैंड आपकी कम से कम, तो उस एरिया को क्या कह देंगे हम, रेन फॉरेस्ट कह देंगे। और अन्य जो हमारे बाकी अदर फॉरेस्ट हैं, कौन कौन से अदर फॉरेस्ट थे अभी हमने देखे, 0 से 10% कौन सा था हमारा, बिग क्रॉप सिस्टम, फिर ओपन फॉरेस्ट और मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट। टेन टू 40% कैनोपी कवर और 40% से 70% कैनोपी कवर। ये 3 टाइप के अलग प्रकार के फॉरेस्ट है रेन फॉरेस्ट से हटकर। यहाँ मिनिमम लैंड जो चाहिए, यहाँ जो मिनिमम लैंड चाहिए वो कितनी चाहिए, 1 हेक्टेयर। क्लियर है। 1 हेक्टेयर मिनिमम लैंड, ये है आपकी कैनोपी। तो इनको हम क्या कहेंगे, डिफरेंट टाइप से कहेंगे। अगर मिनिमम 1 हेक्टेयर लैंड है और 10 से 40% का आपका कैनोपी कवर है, तो उसको क्या हम बोलेंगे, ओपन फॉरेस्ट बोलेंगे, ठीक है। और सेम मिनिमम 10 हेक्टेयर की लैंड है और 70 to 100% आपका क्या है, कैनोपी कवर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेन फॉरेस्ट बोलेंगे। क्लियर है गाइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है, यूपीएससी लेवल में भी क्वेश्चंस ये क्रिएट होते हैं ऐसे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम। अगर मैं बात करूं इंडिया में कहीं पे रेन फॉरेस्ट है क्या, बिल्कुल है। इंडिया में 2 रेन फॉरेस्ट है हमारे। अगर मैं बात करूं, एक हमारा वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के मिला के एक ही बोलते हैं हम। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के जो हमारे रेन फॉरेस्ट है। अब देखिए ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट्स में भी डिफरेंट टाइप्स हमारे रेन फॉरेस्ट हो गए, लेकिन हम बात कर रहे हैं इंडियाज के रेन फॉरेस्ट की हमारी कितनी अलग अलग टाइप की स्पीशीज है बेसिकली, ठीक है ना। अलग अलग टाइप का हमारा रेन फॉरेस्ट है। कौन से, वेस्टर्न घाट्स में हमारे बहुत सारे हैं, नीलगिरी रेन फॉरेस्ट। ईस्टर्न घाट में अगर मैं बात करूँ तो सुंदरबन क्या हो जाएगा हमारा, ईस्टर्न घाट पे आ जाएगा। ये क्या है हमारा, वेस्ट बंगाल है, तो यहाँ क्या आपको सुंदरबन रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ आपको क्या है, नीलगिरी देखने को मिलेगा। नीलगिरी 3 स्टेट्स में आता है हमारा, ठीक है ना, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में। तो ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं। अंडमान निकोबार हमने देखा कहाँ होता है हमारा, अंडमान निकोबार हमारे ये है आइलैंड्स है, ठीक है ना। ये भी क्या है, रेन फॉरेस्ट की कैटेगरी में आते हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कैनोपी कवर आपको देखने को मिलता है। तो इंडिया के मेजर टाइप के 2 रेन फॉरेस्ट हैं, फिर फर्दर बाइफर्केशन होता है इनका अंदर ही। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट एक ही कैटेगरी में लिया गया है और अंडमान निकोबार दूसरी कैटेगरी में। क्लियर है। तो इंडिया के हमारे मेजर, मैं अगर बात करूँ तो 2 टाइप की कैटेगरी के रेन फॉरेस्ट हमारे पाए जाते हैं, ठीक है। फिर और विशेषताओं की बात करते हैं रेन फॉरेस्ट की। 40,000 से ज़्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं
की, प्लांट्स की। ये मैं एक एवरेज बता रही हूँ। 30,000 से ज़्यादा स्पीशीज हमारी पाई जाती हैं बर्ड्स की, और ऑलमोस्ट 500 स्पीशीज पाई जाती है हमारी। स्पीशीज समझ लो अलग अलग प्रकार, प्रकार अलग अलग, मतलब कैट अलग, डॉग अलग, ये चीज़ें, ठीक है ना। अलग अलग स्पीशीज हमारी पाई जाती हैं मैमल्स की। ऑलमोस्ट 350 स्पीशीज हमारी पाई जाती है रेप्टाइल्स की। और भाई लगभग 1,20,000 स्पीशीज आपकी पाई जाती है इंसेक्ट्स की, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, रेन फॉरेस्ट में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। ये भी क्या है, हमारी एक तरीके की विशेषता है रेन फॉरेस्ट। क्लियर है? चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि ब्राज़ील के रेन फॉरेस्ट को किस नाम से जानते हैं। बताएंगे आप लोग सब, ब्राज़ील के रेन फॉरेस्ट को हम किस नाम से जानते हैं, हमने अभी बात की थी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब ब्राज़ील का जो रेन फॉरेस्ट है हमारा, अमेज़न का जंगल, जिसका आप मुझे बताएंगे क्या बोलते हैं। इस अमेज़न के जंगल को हम लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 इनहेल करता है। पूरे पृथ्वी से प्लांट्स क्या करते हैं गाइस, CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे क्या होगा, उतनी ज़्यादा क्या होगी, आपके CO2 इनहेल करेंगे और ऑक्सीजन छोड़ेंगे। तभी कहते हैं कि प्लांटेशन करो आप, ठीक है ना, ट्रीज को उगाओ आप, डेजर्टिफिकेशन मत करो। तो अमेज़न के फॉरेस्ट में मैक्सिमम आपके क्या है, ट्रीज हैं, बहुत ज़्यादा घना जंगल है। तो उसको क्या बोलते हैं, लंग्स ऑफ अर्थ बोलते हैं हमारा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 इनहेल करता है और ऑक्सीजन क्या करता है, एक्सहेल करता है। तो क्या होता है, ये बेसिकली पृथ्वी के लिए एक फेफड़ों का काम करते हैं, लंग्स का काम करते हैं। तो अमेज़न के जंगलों को हम क्या बोलते हैं, लंग्स ऑफ फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और, लेकिन ये जो अमेज़न के जंगल हैं हमारे, वो क्या हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं। क्यों डिप्लीट हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कल्टीवेशन हो रही है बेसिकली। किस चीज़ की? शुगर केन कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, कैश्यू, काजू उगाए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, रबड़ की खेती हो रही है, रबड़ कल्टीवेशन। ये तो 3 मेजर खेती है जिसकी वजह से यहाँ के क्या किया जा रहा है, फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है, फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है। तो ये जो लंग्स ऑफ अर्थ है, विश्व के लंग्स ऑफ अर्थ, अमेज़न के जंगल, वो क्या हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। और एक टाइम पे गाइस क्या था, ऐसी कोई मेडिसिन, ऐसी कोई प्लांट नहीं था जो आपको अमेज़न फॉरेस्ट में ना मिले। और आज की डेट में ये अमेज़न फॉरेस्ट काफ़ी हद तक डिप्लीट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी 90% प्लांट स्पीशीज जो आपके मेडिसिन प्लांट में अगर बात करूँ तो मेडिसिनल प्लांट स्पीशीज आपको 90% फिर भी क्या है, इस वाले अमेज़न जंगल में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा अमेज़न जंगल के बारे में कुछ बातें, और हमने सारा देख लिया कि क्या क्या है, ट्रॉपिकल क्या है, इक्वेटोरियल जोन हमने देख लिया, इक्वेटोरियल जोन का ही है हमारे डेंस फॉरेस्ट कि 10 टाइम्स हमारी स्पीशीज पाई जाती हैं ज़्यादा, ठीक है ना। तो चलिए फिर आगे बात करते हैं। ये हमारा सारा पैटर्न वगैरह सब हो गया। अब लास्ट टॉपिक आज की क्लास का करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम रीजंस फॉर, अच्छा देखो अब ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी, कहाँ कहाँ बायोडाइवर्सिटी ग्रेटर है, या रीजंस फॉर लेस बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। लेस बायोडाइवर्सिटी तो सिंपल बात है, रेनफॉल कम है, मतलब सोलर इंसुलेशन कम है, रेनफॉल कम है, तो इनडायरेक्टली बायोडाइवर्सिटी आपकी कम हो जाएगी। लेकिन क्या है, जब आपकी रेनफॉल भी ज़्यादा है, सोलर इंसुलेशन भी ज़्यादा है, फिर भी क्या है, अलग अलग जगह पे हमको बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट देखने को मिलती है। तो वो हम ही देखेंगे। अभी बात की हमने 3 जोन की, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और पोलर जोन। और अगर मैं इसका भी सब हेडिंग की बात करूं तो एक इक्वेटोरियल जोन। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ है, यहाँ है,
और जैसे जैसे जाएंगे बायोडाइवर्सिटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। क्लियर है इतना? ठीक है। अब अगर मैं तीन जोन्स की बात करूं, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और पोलर जोन, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी में कहाँ पर है, ट्रॉपिकल जोन में। तो ऐसी क्या रीजंस है कि हमारे ट्रॉपिकल जोन्स में सबसे ज्यादा क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। सबसे पहला रीजन तो सोलर रेडिएशन आपकी क्या है, ज्यादा है। बिल्कुल बेसिक वाले पे बात कर लेते हैं पहले। सोलर रेडिएशन ज्यादा है, ठीक है, मैंने वो ढंग से एक्सप्लेन कर दिया है। तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी भी इसमें क्या होगी हमारी, ज्यादा होगी, तो वो मैं बात नहीं करूंगी आगे। अब मैं बात करती हूँ सेकेंड पॉइंट की, स्पीशिएशन। स्पीशिएशन ज्यादा है कहाँ, ट्रॉपिकल जोन में, ठीक है ना। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों ट्रॉपिकल जोन में बायोडाइवर्सिटी आपकी ज्यादा है, हाई है, ठीक है, क्यों। तो क्या है, सोलर रेडिएशन ज्यादा है, स्पेसिएशन आपकी, स्पीशिएशन ज्यादा है, ठीक है ना, हाई स्पीशिएशन है आपकी। कैसे, मतलब बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्पीशीज। ठीक है ना। देखो क्या होता है, अगर मैं बात करूं फंक्शन ऑफ टाइम, इसमें क्या होता है, जैसे टेम्परेट में क्या होता था, जल्दी जल्दी टेम्परेट रीजन में, अगर टेम्परेट और पोलर रीजन की बात करूं, हम टाइम के अकॉर्डिंगली बात करते हैं। ऊपर क्या होता था आपका, आपने सुना होगा स्नो ही जाती है, ठीक है ना। तो पोल्स में ज्यादा है, फिर थोड़ा नीचे कम है, टेम्परेट में, ट्रॉपिकल में और कम है, और इक्वेटोरियल में लगभग नहीं है। तो क्या होता है, हमारा जो आइस एज आई थी, हमारी आइस एज से क्या होता है, काफी सालों तक क्या होता, आइस की परत जम जाती थी, और वो क्या करती थी, जो भी स्पीशीज बेचारी पैदा होती थी उसको क्या करती थी, सबड्यूस कर देती थी, दबा देती थी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जितनी बर्फ होगी तो क्या होगा, लाइफ पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है ना। बर्फ होगी तो क्या हो जाएगा आपका, लाइफ पॉसिबल नहीं है। लाइफ पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा, ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर जितना हम पोल्स की तरफ जाएंगे उतना क्या है, आइस एज का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब बात करो, मैं टाइम फंक्शन का टाइम लेकर आइस एज आई, उसका प्रभाव हो गया आपका कहाँ पर, पोलर जोन पे भी, टेम्परेट जोन पे भी, ट्रॉपिकल पे भी हुआ बिल्कुल, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, डिक्रीज होता रहा। और यहाँ पे क्या है, वो आइस एज अगर सोचे निकलने में 100 साल लगे, तो यहाँ पे वो उतना टाइम नहीं लगा। यहाँ पे 10 से 20 साल में ही आपका क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका था। तो क्या हो गया, यहाँ पे क्या है, बार बार क्या हो गई, न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन होता रहा। न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन होता रहा, उसे ही हम क्या कहते हैं, आपकी स्पीशिएशन। नई नई स्पीशीज बनती रही तो नई नई क्या हो गई, डाइवर्सिटी क्रिएट होती गई, बायोडाइवर्सिटी क्रिएट होती गई। वही मैं बात करूँ पोलर और टेम्परेट में, अगर पोलर और टेम्परेट में हमारी ये चीज़ें नहीं हो पाती, क्यों, क्योंकि हमारी, अगर मैं आइस एज की बात करती हूँ, या अगर हम अपना जो आपका स्नो क्लाइमेट है उसकी बात करते हैं, तो आपकी क्या होती है, स्पीशीज की जो डाइवर्सिटी होती है वो रिड्यूस होने लगती है, क्योंकि लाइफ की जो टेंडेंसी होती है वो कम होती है पोलर रीजन में, थोड़ी ज़्यादा होती है टेम्परेट में, और ज़्यादा होती है हमारी ट्रॉपिकल में, ठीक है, और सबसे ज़्यादा तो इक्वेटोरियल में होती है। तो ट्रॉपिकल रीजन में क्यों हमारी ज़्यादा है बायोडाइवर्सिटी एज कम्पेयर टू पोलर और टेम्परेट, तो उसका हमने एक पार्ट देखा था सोलर इंसुलेशन, दूसरा हमने देखा स्पीशिएशन, कि वक्त के साथ हमारी क्या होती है, स्पीशीज क्या होती है, प्रोसेस जो होता है स्पीशीज फॉर्मेशन का प्रोसेस, वो सीज कर जाता है, कहाँ पर, पोलर और टेम्परेट में। और यही फॉर्मेशन जो होता है, स्पीशीज फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, ये चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है, कहाँ पर, ट्रॉपिकल में। ट्रॉपिकल जोन में यही फॉर्मेशन हमारा चलता रहता है, क्योंकि एडिक्वेट हमको सनलाइट मिलती है, उससे हमारा फूड बनता है, और उसी से क्या होता है हमारा, हमें देखने को मिलता है कि हमारा डाइवर्सिफिकेशन है, किसके अंदर, हमारी स्पीशीज के अंदर। स्पीशीज के अंदर डाइवर्सिफिकेशन होता है तो हमारी न्यू क्या होती है, स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। इतना क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। तो ये क्या है, हमारे दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्या होता है,
ट्रॉपिकल जोन में ज़्यादा आपकी क्या है, डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है एज कम्पेयर टू आपकी पोलर और टेम्परेट जोन में। ठीक है, पहला पॉइंट हमने देखा सोलर इंसुलेशन। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखा स्पीशिएशन। जितना ज़्यादा स्पीशिएशन फॉर्मेशन प्रोसेस बढ़ता रहेगा उतनी ज़्यादा स्पीशीज़ की फॉर्मेशन होगी, और जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ फॉर्मेशन होगा उतना ज़्यादा आपका बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आई होप गाइस ये आपको समझ आया होगा ढंग से। सोलर रेडिएशन ज़्यादा होगा तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, स्पीशिएशन ज़्यादा होगा तो स्पीशीज़ ज़्यादा होगी, इनडायरेक्टली बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ जाना चाहिए। हमारा आज की पूरी लेक्चर मैंने बहुत बेसिक्स चीज़ों से कराया है। ठीक है ना। अच्छा, आइस एज हमारा लगभग 18,000 साल पहले आया था आज की डेट से अगर मैं बात करूं। ठीक है ना, क्लियर है? तो जिसमें बहुत सारे हमने चेंजेस, हम जब भी हमारा आइस एज आता है, ग्लोबल वार्मिंग की एज आती है, तो क्या होता है, बहुत सारे हम चेंजेस देखने को मिलते हैं। आज की डेट में क्या है गाइस, ग्लोबल वार्मिंग हमारा है। इससे पहले क्या था, ग्लोबल कूलिंग था। ठीक है, इसके लिए अगर मैं बात करूं, एक और चीज़ आपको एड ऑन इन्फॉर्मेशन देती हूँ। जो CO2 की डिजायर्ड अमाउंट होना चाहिए एयर में, वो कितना होना चाहिए, 280 ppm पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा होगा, मतलब जैसे आज की डेट में है 400 ppm है, अभी नया डेटा आया है वैसे आपका 420 ppm का, तो हम कहाँ पर हैं, ग्लोबल वार्मिंग में है, वार्म हो रही है पूरी पृथ्वी। इससे नीचे होगा, 280 से नीचे होगा तो हम किस एरिया में होंगे, सपोज 80 ppm हुआ आपका, ठीक है, या 150 ppm हुआ आपका, तो कहाँ होंगे हम, ग्लोबल कूलिंग में, मतलब CO2 की कमी हो गई। तो ऐसा नहीं है कि हमको, ऐसा नहीं है कि हमें क्या है, ग्लोबल वो CO2 हमें चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए, बिल्कुल चाहिए, 280 ppm चाहिए डिजायर्ड नॉर्मल कंडीशंस के लिए। ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस के लिए। ग्लोबल कूलिंग ज़्यादा खतरनाक है, ग्लोबल वार्मिंग देखो, ग्लोबल कूलिंग ज़्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ये इट स्टॉप्स द प्रोसेस ऑफ स्पीशिएशन के प्रोसेस को रोक देती है, जिससे क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ये फॉल कर जाती है। ठीक है ना, बायोडाइवर्सिटी नहीं देखने को मिलती। ग्लोबल वार्मिंग फिर भी झेली जा सकती है, जो हम झेल भी रहे हैं। इससे क्या होता है, स्पीशिएशन पे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है नो डाउट। ऐसी स्पीशीज़ जो ज़्यादा गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाती हैं, उनका क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, एंड होने लगता है, लेकिन ऐसा कम है रिलेटिवली। जो आपकी सारी स्पीशीज़ ग्लोबल कूलिंग में तो सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगी। तो ग्लोबल कूलिंग इज़ वर्स्ट देन ग्लोबल वार्मिंग, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो ग्लोबल वार्मिंग इज़ बेटर देन ग्लोबल कूलिंग। ठीक है, ये समझ आया? तो आपको समझ आया, दोनों रीजंस हमारे समझ आ गए कि क्यों बायोडाइवर्सिटी जो होती है हमारी ज़्यादा होती है। तो आज की क्लास के लिए गाइस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में और स्टार्ट करेंगे हमारा लॉसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है कि कैसे लॉस होता है, ठीक है, क्या क्या टाइप्स होते हैं बायोडाइवर्सिटी के, कंजर्वेशन देखेंगे, इन situ ex situ, फिर टाइगर रिजर्व में जाएंगे, अपना बायोस्फीयर रिजर्व में जाएंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाएंगे। ये सब बातें करते हुए हम बायोडाइवर्सिटी के सिलेबस को क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए गाइज इतना ही। होपफुली आपको सब कुछ समझ आया होगा। आज हमने डेफिनेशन देख ली, फेजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी देख ली, जिसमें मैंने आपको बताया, डेफिनेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि बेसिकली एक जियो स्पेशल एरिया में डिफरेंट टाइप की क्या होती हैं, ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, स्पीशीज़ पाई जाती हैं, उसको क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। फेजेस देख लिए कि हमने शुरुआत की थी DNA से, और हम कहाँ तक गए थे, अपना बायोस्फीयर तक गए थे। ठीक है, फेजेस के बाद हमने क्या देखा, अपना टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखी। 3 टाइप के हमने बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स देखे थे। जीन्स बायोडाइवर्सिटी देखी थी हमने, स्पीशीज़ बायोडाइवर्सिटी देखी थी हमने, और आपका इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी देखी थी हमने। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि हमने रेनफॉल लाइन की बात की थी। रेनफॉल लाइन से हमारे कौन कौन से डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम क्रिएट होते हैं। ठीक है, ये हमने बात की थी। फिर हमने पैटर्न की बात की थी, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हमने देखा कि किस टाइप का पैटर्न हमारा जो क्रिएट होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊंगी जिसमें हमारे डेजर्ट फॉर्मेशन होता है, तो कहाँ कहाँ डेजर्ट फॉर्मेशन होते हैं और कैसे होते हैं, कहाँ का डिप आती है। ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस किस एरिया में हमारी क्या होती है, डिप क्रिएट होती है। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ढंग से बताऊँगी। ठीक है ना, और पैटर्न्स की बात की। फिर हमने रेन फॉरेस्ट की ढंग से बात की। रेन फॉरेस्ट में हमने देखा
कैनोपी कवर देख लिया हमने, हेक्टेयर लैंड देख ली थी हमने, ठीक है, ये सारी बातें कर ली। फिर हमने ये रीजंस देखे कि क्यों ज़्यादा है आपकी बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिकल जोन में और क्यों कम है हमारी टेम्परेट और पोलर जोन में, ठीक है। और हमने ढंग से इक्वेटोरियल रीजन देखा था, 10 डिग्री नॉर्थ का, 10 डिग्री साउथ, इसकी हमने विशेषताएं पॉइंट्स देखे थे कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज की क्लास में गाइस हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया, बेसिक चीज़ें, और ज़्यादा मैं आपको इसके अंदर और लाना नहीं चाहती क्योंकि जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है वो हमारा नेक्स्ट क्लास से है, तो वो टॉपिक शुरू करने का अभी हमारा कोई सेंस नहीं है, नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे क्योंकि बड़ा टॉपिक है, बीच में तोड़ तोड़ के आई डोंट वांट कि आपको नहीं समझ आए, ऐसा ना हो। तो आई होप आपको गाइस आज की क्लास समझ आई होगी पूरी तरीके से। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और डीप इसमें देखेंगे क्योंकि ये इंटरेस्टिंग बहुत सब्जेक्ट है और क्वेश्चन फॉर्मेशन जोन है। 2011 के बाद से हमारे यूपीएससी में क्वेश्चन आना शुरू हो गया था और उसी के बाद से 2000 आप अगर 13-14 देखेंगे तो उसके बाद से हमारा स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आने शुरू हो गए थे। तो यूपी पीसीएस का तो फेवरेट सब्जेक्ट है, इससे वो 4 से 5 से 6 क्वेश्चन, इनफैक्ट 7 भी क्वेश्चन कभी कभी क्या है पूछ लेता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सब छोटा सा सब्जेक्ट है आपका, बायोडाइवर्सिटी एरिया है छोटा सा, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का, लेकिन क्वेश्चन फॉर्मिंग जोन काफ़ी ज़्यादा है और हम जब समझेंगे तब हम ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो आई होप गाइस आपको समझ आया होगा ढंग से। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ध्यान रखिए आप अपना और अपनी फैमिली का, ठीक है। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एंड टेक केयर, गुड बाय।